हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर हम जानेंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और उत्पादक का संतुलन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता। देखो, जैसा कि आपको पता है भारतीय रेल है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अब रेलवे उद्योग का कोई बाजार में कोई निकटतम प्रतियोगी नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी जो रेलवे है वो सरकार चलाएगी। अदर कोई भी पार्टी या अदर कोई भी मेंबर या अदर कोई भी फर्म या इंडस्ट्रीज या कोई भी रेलवे नहीं चला सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी कुछ रेलवे को जो कंपनी है प्राइवेट, उनको सरकार ने लाइसेंस दे दिया है कि आप इनको चला सकते हैं। लेकिन आज से पहले जो पूरा कंट्रोल था वो इंडियन रेलवे का था। तो रेलवे का जो कीमत ढांचा है बाजार की प्रतियोगिता पर निर्भर नहीं करता, इस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। कहने का अर्थ है कि जो इसका स्ट्रक्चर है, जो प्राइस स्ट्रक्चर है, वो जो हमारी बाजार है, जो हमारा मार्केट है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। सरकार जितना चाहे उतना इसको बढ़ा सकती है, वो सरकार के पूरा कंट्रोल में है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति को एकाधिकार बाजार यानी कि मोनोपोली मार्केट कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, तो कैसे विपरीत है आइए देखते हैं। देखो, बाजार की वह स्थिति जिसमें एक वस्तु के अनेक प्रतियोगी हैं तथा किसी भी एक प्रतियोगी का वस्तु की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वस्तु की कीमत क्या होगी? बाजार में वस्तु की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करता है। बाजार में अनेक उपभोक्ता होते हैं, वे एक प्रकार की प्रचलित कीमतों पर ही कहीं से खरीद सकते हैं, प्रचलित कीमत पर खरीद सकते हैं। इस कीमत पर किसी एक उत्पादक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे क्रेता विक्रेता पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रतियोगी हैं, वो सारे एक प्रकार की वस्तु को ही खरीदते हैं। वहाँ पे डिमांड और सप्लाई के ऊपर बाजार की कीमत डिपेंड करेगी पूरा का पूरा। ठीक है, और जो प्रचलित कीमत है उसी के ऊपर वो खरीदेंगे। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि बाजार में हम गेहूं एवं अनाज प्रचलित कीमत पर खरीद सकते हैं। इस कीमत पर किसी एक उत्पादक का नियंत्रण नहीं होता है। अनाज की कीमत पर मांग व पूर्तियों की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। कहने का अर्थ है कि जो प्राइस है वो प्रोड्यूसर डिपेंड नहीं कर सकता है। वहाँ पे क्या डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही हम प्राइस निर्धारित होती है। ठीक है, तो पूर्ण अर्थशास्त्री पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार की स्थिति को एक आदर्श स्थिति के रूप में लेते हैं, भले इसका कोई ठोस उदाहरण न हो। बाजार की अन्य स्थितियों और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियों के परिक्षेपण में ही आका जाता है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति का बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थिति के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद है पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें व विशेषता। देखो, यहाँ फर्म और विक्रेता की संख्या अधिक है। यहाँ पर लार्ज नंबर के अंदर जो फर्म है और विक्रेता हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, कोई भी आके यहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है, तो क्या है इसमें कि किसी एक फर्म द्वारा पूर्ति में की जाने वाली वृद्धि या कमी का बाजार की कुल पूर्ति पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। कोई अकेली फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है, इसलिए कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक है, उसे बाजार में प्रचलित कीमत पर अपना उत्पादन बेचना पड़ेगा। यानी कि जो एक फर्म है वो कभी भी किसी भी वस्तु की जो कीमत है उसको प्रभावित नहीं करती है। यहाँ पर प्राइस टेकर है, यानी कि फर्म जो होती है वो कीमत को स्वीकार करती है, ना कि खुद कि मैं प्राइस सेट करती है। तो इसीलिए उसे बाजार में जो प्रचलित कीमत है उसके ऊपर ही बेचना पड़ेगा। इसके बाद है क्रेता की अधिक संख्या। देखो, क्रेता की संख्या भी बहुत अधिक होती है, इसलिए एक क्रेता भी विक्रेता की तरह वस्तु की कीमत को प्रभावित करने के योग्य नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे क्रेता पाए जाते हैं, एक इंडिविजुअल क्रेता कभी भी प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता है। उसकी मांग में होने वाली वृद्धि या बाजार मांग पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, इसीलिए क्रेता भी कीमत स्वीकारक है यहाँ पे, यानी कि उसको प्रचलित कीमत पर ही सामान खरीदना पड़ेगा। एक समान या समरूप वस्तु यानी कि होमोजेनियस प्रोडक्ट। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी शर्त यहाँ है कि सभी विक्रेता एक सी इकाई बेचते हैं, उनका रंग रूप किस्म किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, समरूप वस्तुएं वो बेचते हैं। ठीक है, इसके बाद है पूर्ण ज्ञान परफेक्ट नॉलेज।
क्रेता और विक्रेताओं को कीमत की पूरी जानकारी होती है। क्रेता को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि विभिन्न क्रेता वस्तुओं को किस कीमत पर बेच रहे हैं। ऐसे ज्ञान और सजगता के फलस्वरूप बाजार में वस्तु की एक ही कीमत पाई जाती है। इसके बाद है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। पूर्ण प्रतियोगिता अवस्था में किसी उद्योग में कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है या पुरानी फर्म उसे छोड़कर जा सकती है। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध यहाँ पर लागू नहीं है। इसके बाद है स्वतंत्र निर्णय प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम ऑफ चेक्स, यानी कि क्रेता विक्रेता में किसी वस्तु की उत्पादन, उसकी मात्रा, कीमत संबंधी कोई समझौता नहीं होता है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद है पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। एक क्रेता उसी फर्म से वस्तु खरीदेगा जहां से उसको सस्ता मिलेगी, वह साधन भी अपनी सेवा वहां बेचेगा जहां उसे अधिक कीमत मिलेगी। अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु भेजने के लिए कोई यातायात लागत खर्च नहीं उठानी पड़ती है। इसी दशा में किसी वस्तु की पूरे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित हो सकती है, केवल अपने फर्म उत्पादन की मात्रा को निर्धारित कर सकती है। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगेगी। उसके बाद है समान औसत आगम व सीमांत आगम, यानी कि सेम एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता वस्तु में औसत आगम और कीमत तथा सीमांत आगम बराबर रहती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। इसमें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दिखाया गया है। देखो, रेवेन्यू जो आउटपुट है, इसके अंदर जो हमारा डी वक्र है वो पूरा एक समान है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के यहाँ पे क्या है, जो प्राइस है और AR है और MR है, वो क्या है, इक्वल है यहाँ पे। तो ये कैसे है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म की कीमत या संपरीत वक्र एक क्षैतिज सरल रेखा होती है। ठीक है, एक सरल रेखा में है ये। AR और MR एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। दी हुई कीमत में यह उत्पादन की कितनी मात्रा भी बेच सकती है। तो यहाँ ने जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है और जो हमारा प्राइस है, वो एक क्षैतिज रेखा के समान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है शुद्ध तथा पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन। आइए देखते हैं ये क्या होता है। अर्थशास्त्री बहुधा इन्होंने बताया शुद्ध तथा पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर करते हैं, इनके बीच केवल डिग्री का ही अंतर होता है। शुद्ध प्रतियोगिता की धारणा पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा की तुलना में अधिक वास्तविक व संकुचित है। शुद्ध प्रतियोगिता की धारणा को प्रतिपादन प्रोफेसर चैमलिन ने किया था। उनके अनुसार शुद्ध प्रतियोगिता बाजार की वह दशा है जिसमें क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है, समरूप वस्तुएं, फर्मों के स्वतंत्रता व छोड़ने पर स्वतंत्रता होती है, फर्मों द्वारा स्वतंत्र निर्णय लिया जाता है। और बोमोल ने भी इसकी शुद्ध प्रतियोगिता की परिभाषा इस प्रकार दी है, कोई उद्योग शुद्ध प्रतियोगिता की दशा में काम करता हुआ उस समय कहा जाता है जब कई फर्में एक समान पदार्थ इच्छानुसार प्रवेश छोड़ना या प्रवेश लेना, स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में हो। ठीक है, मूल रूप से शुद्ध प्रतियोगिता की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता दो शर्तों की होती है। देखते हैं कौन कौन सी। पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण गतिशीलता के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है अधिकतम लाभ उत्पादक का मुख्य उद्देश्य है उसके संतुलन की स्थिति, यानी कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्या है। एक उत्पादक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन इसलिए करता है कि उसकी बिक्री द्वारा उसे लाभ प्राप्त हो सके। एक उत्पादक को अपने उत्पादन वस्तु और सेवाओं की बिक्री से जो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है उसे आगम व संप्राप्ति यानी कि रेवेन्यू कहते हैं। एक उत्पादक अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा को बेचकर जो धन प्राप्त होता है उसे हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। मान लीजिए एक उत्पादक को 500 कॉपी बेची उसने, उसको 2500 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 500 कॉपी का जो टोटल आगम है वो 2500 हो गया। तो इसके विपरीत एक उत्पादक को वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की सेवा तथा अन्य लागतों को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक राशि या धन खर्च करना पड़ता है, उसे उत्पादन लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो उसे जो खर्च करना पड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन लागत कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन यानी कि कुल धन व्यय करना पड़ा उसे कुल लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए 500 कॉपियों का एक उदाहरण करने के लिए 2000 खर्च करना पड़ता है, तो 500 कॉपियों की कुल लागत कितनी हो गई, 2000 हो गई। यदि एक उत्पादक को प्राप्त करने
को प्राप्त करने वाले कुल आगम टोटल रेवेन्यू के द्वारा खर्ची गई कुल लागत टोटल कॉस्ट से अधिक है तो कुल आगम कुल लागत के अंतर को प्रॉफिट कहा जाएगा। यानी कि जो हमारा रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है जी। इसके बाद है कि हैंसन ने कहा है कि एक उत्पादक उस समय संतुलन अवस्था में होगा जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना लाभदायक नहीं होता है। यानी कि जो संतुलन की अवस्था है उसके अंदर हैंसन ने कहा है कि एक उत्पादक उस समय संतुलन अवस्था में होता है कि जो वो अपने उत्पादन में ना तो कमी करना चाहता है और ना ही वृद्धि करना चाहता है। यानी कि एक उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब उसे वर्तमान उत्पादन की मात्रा से संतुष्टि होती है, उत्पादन में कमी या वृद्धि करने से उसे कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ऐसी अवस्था में उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं। यानी कि उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। वो अपने जो उसका व्यापार है उसमें न तो प्रोडक्शन के अंदर कमी करना चाहता है और न ही वृद्धि करना चाहता है। ठीक है। इसके बाद है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन, अल्पकालीन व दीर्घकालीन परिस्थितियां। अब देखो इसके अंदर भी भाई देखते हैं कि अल्पकालीन के अंदर क्या होता है और दीर्घकालीन के अंदर भी क्या होता है। तो देखो इस विषय के इस भाग में हम उत्पादक के संतुलन का अध्ययन करेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। अध्ययन इस कल्पना पे आधारित होगा, ये हाइपोथेसिस इस बेस पे आधारित होगी कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति, किसी एक फर्म का बाजार कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, आपको पता है। अध्ययन समय की दो अवधियों के रूप में किया जाएगा, अल्पकाल और दीर्घकाल। ठीक है। अल्पकाल में एक प्रतियोगी फर्म का प्लांट स्थिर होता है, वह परिवर्तनशील साधनों के परिवर्तन करके उत्पादन इस प्रकार परिवर्तन करने का प्रयत्न करती है कि उसको लाभ अधिकतम व न्यूनतम हानि हो। यानी कि जो हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड है उसके अंदर जो फर्म का प्लांट है वो स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा, और जो उसके पास जो भी चेंज वेरिएबल्स है वो उनको जो भी वेरिएबल है उनके साथ उत्पादन करके यह प्रयत्न करना चाहेगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो और जो उसका लॉस है यानी हानि है वो न्यूनतम हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फर्म को दो विधियों में से एक विधि का प्रयोग कर सकती है। यानी कि जो शॉर्ट टर्म है उसके लिए दो विधि है, उनमें से एक विधि देखते हैं, कुल आगम तथा कुल लागत विधि, यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो देखेंगे अल्पकाल में एक फर्म की उस मात्रा का उत्पादन करेगी जिस पर उसके लाभ अधिकतम होंगे, न्यूनतम हानि होगी। ठीक है कि भाई वो उस मात्रा पर उत्पादन करेगी, या तो उसके जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होंगे और जो उसके लॉस है वो न्यूनतम होंगे। अब देखेंगे अधिकतम लाभ। एक फर्म संतुलन की स्थिति में उस समय होती है जब अधिकतम कुल लाभ प्राप्त हो रहे हो। एक फर्म के कुल लाभ का अनुमान कुल आगम में से कुल लागत को घटाकर लगाया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस किस तरीके से करना है ये। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद यहाँ का कुल लाभ जो ये पाई है इसकी वैल्यू हमें यहाँ क्या है, कुल लाभ TR माइनस TC। ठीक है, एक फर्म उस समय संतुलन अवस्था में होती है जब किसी वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर रही होती है जिस पर कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर कुल लाभ अधिकतम होते हैं। चित्र 2 की सहायता से देखेंगे। देखो जो हमारा आउटपुट हो गया और ये कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया, एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट हो गया, वाई एक्सिस पे हमारा कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो TR है ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया, TC हो गई टोटल कॉस्ट हो गई हमारी। ठीक है, ये इवन ब्रेक पॉइंट हो गया A। ठीक है, तो अब हम देखेंगे TC कैसे। TC आपको पता है ऊपर से जाके ऐसे नीचे आ रही है, डाउनवर्ड हो रही है, फिर वो अपवर्ड हो रही है। और जो TPC है ये हमें नीचे से शुरू होके फिर ये हमारे M2 से नीचे जा रही है। तो देखते हैं OX पर वस्तु की मात्रा तथा OY पर X पर लागत आगम क्रेडिट लाभ प्रकट किए गए हैं। TR कुल आगम वक्र है। ठीक है, यह वक्र एक सीधी रेखा जो प्रारंभिक बिंदु से O से होती हुई 45 डिग्री के कोण पर ऊपर उठ रही है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की कीमत स्थिर है, यानी कि जो हमारी वस्तु की कीमत है वो क्या है, फिक्स है, हमारी स्थिर है वो। ठीक है, यह स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता में ही संभव है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ही यह संभव है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फर्म यहाँ पे कीमत निर्धारित नहीं करती है, कीमत स्वीकारक होती है यहाँ पे। ठीक है, अब TC कुल लागत वक्र है
और टीपीसी कुल वक्र, कुल लाभ वक्र है ये, ठीक है, टोटल प्रॉफिट कर्व। देखो अब इसके अंदर क्या क्या सिचुएशन बैठती है, अब देखेंगे। जब फर्म OM से उत्पादन करती है तो उसको हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि O से M1 तक TC तथा TR वक्र के ऊपर है, ठीक है। देख लो जी आप, ए बिंदु तक उसे क्या हानि उठानी पड़ेगी M1 तक, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा है और जो हमारी क्या बोल रहे हैं टोटल रेवेन्यू है वो कम है, ठीक है। इसके बाद OM मात्रा का उत्पादन करती है तो फर्म की हानि शून्य हो जाएगी और इसके कुल लाभ भी शून्य होंगे, क्योंकि इस स्थिति में कुल आगम व कुल लागत बराबर TR और TC क्या है बराबर होंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र की भाषा में बिंदु ए को जहां फर्म के कुल लाभ शून्य तथा हानि भी शून्य है वहां पे इवन ब्रेक पॉइंट कहा जाता है। इस बिंदु पर लाभ व हानि दोनों शून्य होंगे। अब आप देखो इवन ब्रेक पॉइंट, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जाके अगर आप इकोनॉमिक्स से आप ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर्स करते हो, तो ये इवन ब्रेक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इवन ब्रेक पॉइंट का अर्थ आगे आप 1 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है इसको, कि कुल लाभ और कुल हानि जहाँ शून्य होंगे वहाँ पे क्या इवन ब्रेक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, M1 से M2 तक उत्पादन के सभी सत्रों पर भी फर्म को लाभ प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि इस स्थिति में कुल आगम कुल लागत से अधिक है, यानी कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से क्या है ज़्यादा है, तथा B के बाद TR और TC से ऊपर है। चित्र 2 से पता चलता है कि जब फर्म OM मात्रा का उत्पादन कर रही है तो TR और TC का अंतर RS अधिकतम है। अब ये देखो RS अधिकतम है, ठीक है। तो TPC वक्र से ज्ञात होता है कि उत्पादन की OM मात्रा फर्म को अधिकतम लाभ मिल रहे हैं, क्योंकि उत्पादन की मात्रा OM मात्रा के पश्चात TPC वक्र नीचे की ओर गिरने लगता है। तो OM मात्रा पर लाभ अधिकतम है, तो इस मात्रा का उत्पादन करने के लिए फर्म की संतुलन स्थिति में होगी, ठीक है जी। तो OM क्या है यहाँ पे संतुलन स्थिति होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद है न्यूनतम हानि। अब देखेंगे इसमें हानि क्या है। तो चित्र 3 में न्यूनतम हानि की स्थिति को प्रकट किया गया है। टोटल कॉस्ट लागत वक्र है, TVC परिवर्तनशील लागत वक्र है, कुल आगम वक्र है, TR TVC वक्र को बिंदु B पर छू रही है। इसे ज्ञात होता है कि फर्म को केवल परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो रही है, इसे स्थिर लागत की हानि हो रही है। और AB और OK TFC, ठीक है, फिक्स कॉस्ट में से TC माइनस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। इस स्थिति को AB OK की हानि न्यूनतम होती है और उठानी पड़ेगी, अल्पकाल में अपना उत्पादन बंद कर देती है, ठीक है। तो देखेंगे, देखो टोटल जो हमारी TR है टोटल रेवेन्यू है, उसके बाद हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, फिर हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, पहले बढ़ रही है, B पॉइंट पे ये मिनिमम लॉस हो रहा है, तो यहाँ तक हम अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद है सीमित आगम और सीमित लागत विधि, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। फर्म के संतुलन की स्थिति को ज्ञात करने का दूसरा व अधिकतम प्रचलित तरीका सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि है। किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। यानी कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का हम प्रयोग करेंगे, उससे उत्पादन में जो लागत आएगा, या तो उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा, तो उससे जो अंतर आएगा उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु की एक अतिरिक्त की बिकाई करने से जो कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहा जाता है। एक फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीमांत आगम तथा सीमांत लागत की तुलना करती है, ठीक है। यदि MR और MC अधिक है तो सीमांत लागत बढ़ रही है तो अपने उत्पादन में वृद्धि करेगी। यानी कि जो सीमांत लागत MR है और जो MC सीमांत कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट से अधिक है, तो क्या होगा, जो रेवेन्यू है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू वो ज़्यादा होगा हमारी कॉस्ट से, तो क्या होगा, फर्म अपने उत्पादन में वृद्धि करेगी, ठीक है। इसके बाद है MR और MR से MC ज़्यादा है तो अपने उत्पादन में कम करेगी, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो वो ज़्यादा खर्चा आएगा, वहाँ पे ज़्यादा उसको आय इतनी ज़्यादा प्राप्त नहीं होगी, बल्कि लागत ज़्यादा होगी, इसीलिए वो अपने उत्पादन में कमी करेगी, ठीक है। इसके बाद है जो MR और MC अगर इक्वल है तो फर्म ने संतुलन की स्थिति प्राप्त कर ली है। यहाँ पे फर्म को अधिकतम लाभ और फर्म को अधिकतम या हानि को न्यूनतम स्थिर पर कर सकेगी, जिससे सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होगी, फर्म संतुलन की स्थिति में होगी। तो एक फर्म उस समय उत्पादन
उत्पादन की प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करेगी जब सीमांत लागत और सीमांत आगम के बराबर हो जाएंगे। इस फर्म में संतुलन की स्थिति होगी। फर्म के संतुलन की यह पहली शर्त है कि संतुलन की स्थिति में सीमांत लागत व सीमांत आगम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यह संतुलन की आवश्यक शर्त है। तो जैसा कि इसके अंदर आपको पता लगना होगा इस अप्रोच के अंदर कि अगर आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है अगर वो ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्शन कम कर देंगे क्योंकि आपको हानि उठानी पड़ रही है। अगर आपकी एमआर ज़्यादा है एमसी से, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्शन को करते रहेंगे, उत्पादन में वृद्धि करते रहेंगे। और अगर आपको संतुलन की अवस्था में पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, जो एमआर है और एमसी है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उससे आपके जो लाभ है वो अधिकतम स्तर पर होंगे और जो हानि है वो न्यूनतम स्तर पर होगी। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं इसके एम आर एम सी और एम आर। ये एम सी तथा एम आर वक्र नीचे से काटे, एम आर और एम सी वक्र ढलात्मक होना चाहिए। तो देखेंगे इसको ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो पी पॉइंट है ये तो आपको पता है प्राइस हो गया, ए है, ए पे ए आर और एम आर बराबर है। तो जो यहाँ पे नीचे से काट रहा है ना एम सी, हमें हमारे पी को जो नीचे से काट रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक बिंदु है, यहाँ पे ये क्या है, ई बिंदु पे ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखो चित्र पी रेखा औसत आगम या कीमत ए आर या एम आर को प्रकट कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये प्राइस भी हो सकता है, ए आर भी हो सकता है, एम आर भी हो सकता है। इस चित्र से ज्ञात हो रहा है कि सीमांत लागत वक्र एम सी सीमांत वक्र पी पी को दो बिंदुओं ए और ई पर काट रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं पर एम आर और एम सी क्या है, इक्वल है। ठीक है, बिंदु ए से पता चलता है कि ओ एन फर्म का उत्पादन कर रही है। फर्म ओ एन से ओ एम तक जितनी अधिक उत्पादन का उत्पादन करेगी, सीमांत लागत सीमांत आगम से कम होती चली जाएगी। ठीक है, फर्म के लाभ बढ़ते जाएंगे। अतः बिंदु ए संतुलन की अवस्था को प्रकट नहीं करेगा। इसके विपरीत ई बिंदु से पता चलता है कि ओ एम, जो ओ एम है उत्पादन कर रही है, ओ एम से अधिक उत्पादन करेगी तो सीमा एम सी और एम आर से अधिक हो जाएगी। यानी कि जो एम सी ऊपर उठ रही है आपको पता है और एम आर ये नीचे है, तो अगर इससे जाएगी तो ये जो हमारी कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, ये ई बिंदु तक ही रहेगी ताकि वह उन शर्तों को पूरा किया जा सके। तो सीमांत लागत व सीमांत आगत एम सी तथा एम आर यहाँ पर इक्वल है। सीमांत लागत वक्र ई बिंदु पर सीमांत आगत वक्र को नीचे से काट रही है। इसका अर्थ है कि फर्म को यहाँ पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहे हैं और कोई भी फर्म इससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद है अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में लाभ की विभिन्न संभावनाएं। देखो संतुलन की स्थिति में आवश्यक नहीं है फर्म को असामान्य लाभ ही मिल रहे हो। यहाँ पे तीन स्थितियाँ हो सकती है। एक तो असामान्य लाभ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि अल्पकाल में नई फर्मों के प्रवेश नहीं कर सकती है। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकते हैं। तीसरा मिनिमम लॉस भी उठाने पड़ सकते हैं क्योंकि अल्पकाल में कीमत कम होने पर भी फर्म हमेशा के लिए उत्पादन करना बंद नहीं करेगी, वह केवल थोड़े समय के लिए उत्पादन बंद करेगी। उससे फिक्स कॉस्ट की हानि उठानी पड़ेगी, फर्म को न्यूनतम हानि होगी। ठीक है, तो इसको हम आपको कल समझाएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इनको शेयर कीजिए।